लाइक आपके अपने ब्लड को हम विदड्रॉ जब करते हैं ना, उसमें से हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा सेपरेट कर लेते हैं। हम आज जाके लेज़र हेयर रिमूवल लेंगे और कल हमारे बाल ख़त्म हो जाएंगे। नॉट एवरी ट्रीटमेंट इज़ फॉर एवरीवन। लाइंस, ठीक है, हमारी जैसी स्माइल लाइंस हो जाती हैं, हमारे अंडर आई हॉलोनेस हो जाती है, इसके लिए हम फिलर्स करते हैं। विच इज़ कोई 70-80 ईयर्स की फ़ीमेल आ गई है जिसकी बहुत ज़्यादा स्टैटिक लाइंस हैं और परमानेंट लाइंस हो चुकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्क एंड वाइट विद योर होस्ट सादिया बुखारी। नाज़रीन, खूबसूरत होना हर किसी का हक़ है, लेकिन आजकल जो खूबसूरती का एक ट्रेंड चल पड़ा है वो आप लोगों के सामने है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम बोटॉक्स करवा लेंगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, या PRP करवा लेंगे, लेज़र ट्रीटमेंट भी आ गए हैं, फिलर भी आ गए हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ जो है उसका कितना फ़ायदा है और कौन सी चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा जो है नुकसान है। आपने देखा होगा कि जो लोग बोटॉक्स करवाते हैं, जिनके स्किन पे जो बोटॉक्स की ज़रूरत भी नहीं होती, उसके बावजूद करवा लेते हैं और बाद में जो है वो फेस पकड़ के डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं कि ये हमारे फेस को हो क्या गया है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सनम हनीफ, जो कंसल्टेंट है एस्थेटिक मेडिसिन। हम इनसे जानना चाहेंगे कि स्किन के हवाले से कि किस तरह से हम स्किन को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सादिया फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम। ओके, सो अच्छा मैम, ये बताइएगा कि बोटॉक्स बहुत ज़्यादा इन है और फिलर भी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, बोटॉक्स और फिलर्स में डिफरेंस क्या है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। आजकल लोगों में इतनी अवेयरनेस तो आ गई है, लोग इस तरफ माइल हो रहे हैं बोटॉक्स और फिलर्स की तरफ, लेकिन जो बेसिक इसका डिफरेंस है लोगों को भी ये मालूम नहीं है। ठीक है, उसमें मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली जो बोटॉक्स हैं, दिस इज़ ए नेचुरल टॉक्सिन। ठीक है, ये एक टॉक्सिन है, बॉट्यूलिनम टॉक्सिन, जिसका बेसिकली साइंटिफिक नाम ये है। उसमें यह कि हम लोग जो हमारे रिंकल्स हैं, हमारी डायनामिक लाइंस हैं फेस की, उसके लिए जो हम ट्रीटमेंट नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ बॉट्यूलिनम टॉक्सिन, जिसको आम ज़बान में बोटॉक्स कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी रिंकल की ट्रीटमेंट। अब जो फिलर्स हैं, दैट इज़ बेसिकली फॉर योर स्टैटिक लाइंस। ठीक है, हमारी जैसी स्माइल लाइंस हो जाती हैं, हमारे अंडर आई हॉलोनेस हो जाती है, इसके लिए हम फिलर्स करते हैं, विच इज़ बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड। हमारी स्किन की एक कंपोनेंट है हाइलुरोनिक एसिड, जो कि हमारा नेचुरल एक स्किन में प्रेजेंट होता है। अब ये जो फिलर्स होते हैं ना, ये बेसिकली ग्राउंड सब्सटेंस प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ पे भी कहीं हॉलोनेस है, जैसे अंडर आई हॉलोनेस हो गई या फिर हमारी स्माइल लाइंस हो गई, इनमें जो हमारे हॉलोनेस या कोई एक लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं वक्त के साथ साथ, एजिंग का एक प्रोसेस जो होता है, उसमें फिर ये है कि आपको हमें नीचे एक सब्सटेंस प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसको हम फिलर नॉर्मली डर्मल फिलर्स कहते हैं। तो ये आजकल वैसे तो बोटॉक्स एंड फिलर्स आजकल बहुत कॉमन हो चुके हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ डॉक्टर्स से पाकिस्तान में कहते हैं कि प्रेगनेंसी की हालत में नहीं करवाना चाहिए, लेकिन अगर आप बाहर की बात करें, अमेरिका की या फिर कनाडा की, तो वो कहते हैं कि नहीं, इसका तो कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं है, आप करवा सकते हैं, इसका उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। आपकी क्या राय है? बिंग सादिया, बेसिकली जो हमारी रिसर्चेज होती हैं ना, वो प्रेग्नेंट औरतों पर नहीं होती। ठीक है, इसलिए हम कोई शॉर्ट ये नहीं कह सकते कि प्रेग्नेंट औरत के लिए सेफ़ है या नहीं सेफ़। ठीक है, बिकॉज इस प्रेग्नेंट फीमेल्स पे रिसर्चेज नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसको अभी कह लो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ही प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए कहा हुआ है कि हम नहीं कर सकते, मतलब रिस्क नहीं ले सकते बिकॉज इसमें रिसर्चेज नहीं हुई प्रेग्नेंट। पाकिस्तान में अभी इतनी ज़्यादा रिसर्चेज नहीं हुई है। अच्छा, सच बताइएगा, हम अक्सर डॉक्टर्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि जी हमें इस तरह के रिजल्ट्स चाहिए, बोटॉक्स करवाना है, कुछ भी, कितने % रिजल्ट्स आते हैं बोटॉक्स के बाद? और उससे पहले स्किन की तो सिचुएशन ही ऐसी होती है कि आप करवाएंगे तो आपको पता चलेगा। ऐसा कोई पेशेंट है जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो गई हो और वो कहते हैं कि हमें 100% रिजल्ट चाहिए? अच्छा, इसमें ये है कि हम चॉइस ऑफ पेशेंट करते हैं। ठीक है, चॉइस ऑफ नॉट पेशेंट, चॉइस ऑफ क्लाइंट। ठीक है, दीज आर नॉट पेशेंट्स, दीज आर क्लाइंट्स एक्चुअली। तो इसमें हमें चॉइस ऑफ पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चॉइस ऑफ क्लाइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें कि एक मिडिल एज वुमेन है जिसके अभी लाइंस बहुत ज़्यादा नहीं, स्टैटिक लाइंस नहीं बनी, अभी हमें लगता है कि बोटॉक्स से ये ठीक हो सकती हैं, तो फिर हम उसे कहते हैं कि आप बोटॉक्स करवा लें। अगर एक कोई 70-80 ईयर्स की फ़ीमेल आ गई है जिसकी बहुत ज़्यादा स्टैटिक लाइंस हैं और परमानेंट लाइंस हो चुकी हैं,
जिनमें बोटॉक्स लगाने से भी उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर उन्हें हम कहते हैं कि आप ना कोई मतलब सर्जरी की तरफ जाएं या प्रॉपर फेस लिफ्ट सर्जरी या उस तरफ जाएं। बोटॉक्स का उन पे इतना असर नहीं पड़ता। नॉर्मली कितने परसेंटेज जो है वो रिजल्ट्स आते हैं? देखिए, बोटॉक्स का अगर हम मिडिल एज में स्टार्ट कर लें, लाइक आपकी जो लाइंस अभी बन रही होती हैं, डेवलप हो रही होती हैं, उसमें तो लाइक 80 to 90% रिजल्ट आ जाता है। 80 to 90% आ जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि 50% रिजल्ट्स आते हैं, 80 to 90 नहीं आते हैं। बोटॉक्स के अच्छे रिजल्ट्स हैं, बोटॉक्स के अच्छे अगर इफ इंजेक्टेड प्रॉपर्ली तो फिर अच्छे रिजल्ट। अच्छा, पीआरपी की बात करते हैं, दो तरह की होती है। एक माइक्रो निडलिंग है जिसमें आपका ब्लड जो है वो लिया जाता है, और पीआरपी जो है एक नॉर्मल होती है। सबसे बेस्ट कौन सी है और क्या डिफरेंस है दोनों में? ठीक है, पीआरपी बेसिकली एक सब्सटेंस है, लाइक आपके अपने ब्लड को हम विदड्रॉ जब करते हैं ना, उसमें से हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, बाय सेंट्रीफ्यूज। एक सेंट्रीफ्यूज मशीन आती है जिससे हम सेपरेट कर लेते हैं। अब उसको जिस तरीके से इंजेक्ट करना है या फिर उसको प्रोसीजर का नाम माइक्रो नीडलिंग है, ठीक है। माइक्रो नीडलिंग इज़ द नेम ऑफ अ प्रोसीजर, और पीआरपी एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे हम मतलब आपकी माइक्रो नीडलिंग करते हैं, ठीक है। अब ये है कि पीआरपी में बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपके अपने ब्लड के से विदड्रॉ किया होता है हमने, तो उसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स, लाइक इक्वल टू नन, मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वेरी सेफ टू यूज़, वेरी इफ़ेक्टिव। और मैं तो हमेशा लाइक पीआरपी माइक्रो नीडलिंग इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोसीजर सो फॉर, ठीक है। कितने परसेंटेज रिजल्ट इसके आते हैं? माइक्रो नीडलिंग के भी हम जैसे सेशन 40 एग्जैक्टली एक सेशन में 30 to 40 आ जाते हैं, लेकिन उसमें ये है कि आपको डिफरेंट मतलब आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम फ़र्क और पड़ता है। ड्यूरेशन कितना होता है? 3 महीने या 1 साल का होता है? ड्यूरेशन एज इन आप पूछ रही हैं, मतलब अगर आपने माइक्रो निडलिंग करवा लिया है तो उसका क्या 6 महीने बाद दोबारा करवानी पड़ेगी? डेफिनेटली इसमें भी मेंटेनेंस होती है आपने, ठीक है। आपने 6 मंथ में, साल में कोई 1-8 सेशन करवाते रहना चाहिए ताकि आपकी कोलेजन स्टिमुलेशन हो। एक दफ़ा आप स्किन के साथ पंगा ले लें, फिर ज़रूरी है कि आप उसके साथ पंगे लेते रहें। अच्छा, हम इंजेक्शंस की बात करते हैं कि आपने देखा हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड अभी तक है, गोरे तो बहुत आगे निकल गए, हम लोग अभी भी इसी चीज़ में है कि कलर फेयर करना है, क्रीम्स का इस्तेमाल है, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इंजेक्शंस लगते हैं। क्या कहना चाहेंगी कि ये इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? क्या इससे बैक पेन है वो स्टार्ट हो जाता है? हाँ, देखिए, बैक पेन तो पर्टिकुलरली नहीं मैं कहती, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स में देखें तो उसमें हमें मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम RFTs, LFTs लाइक लिवर फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट, ये हमें मॉनिटर करना पड़ता है इसमें। मतलब हम ये नहीं कि बेतुके लगाते जाएं और मॉनिटरिंग नहीं करें, तो ये बहुत एक फिर आपके लिवर में कोई डैमेज ना हो जाए या किडनीज़ के फंक्शन ना ख़राब हो जाएं, तो इससे हम साथ में मॉनिटरिंग ज़रूर करते हैं, ठीक है। अगर इफ़ आई एम इंजेक्टिंग सम ब्यूटाथायोन और विटामिन C, तो साथ में उन्हें ये रिकमेंड ज़रूर करती हूँ कि आपने 3 to 4 सेशंस के बाद एक LFTs करवा लेने हैं, RFTs करवा लेने हैं, सो दैट हमें एक मॉनिटर रहे कि आपके जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो सही फंक्शन प्ले कर रहे हैं अपना। तो बाकी इसके अच्छा, जब इंजेक्शंस के हवाले से जब कोई पेशेंट आता है और वो कहता है कि जी मुझे वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाने हैं, तो सबसे पहले आप लोग क्या रिकमेंड करते हैं उसको कि कौन से टेस्ट, जैसे भी आप बता रही हैं, फ़ौरन से अगर वो कोई आपके पास इंजेक्शन लेकर आ जाए, आप उसी को ही कहेंगे कि हाँ ठीक है हम आपको लगा देंगे, या आपका अपना कोई एक प्रोसेस होता है? नहीं, मैं अगर अपनी प्रैक्टिस की बात करूँ मेरे क्लिनिक पे, तो मैं डेफिनेटली सबसे पहले कहती हूँ कि मुझे एक बेस लाइन आपके LFTs और RFTs चाहिए, ठीक है, सो दैट मुझे एक बेस लाइन पता हो कि आप एक हेल्दी पर्सन है, आपको कोई डिजीज़ नहीं है, आपको कोई गुर्दे जिगर का मसला नहीं है, तो फिर आपको इंजेक्ट करेंगे। अच्छा, लेज़र ट्रीटमेंट के हवाले से क्या कहेंगी? ओवरऑल हमने सारी चीज़ों के ऊपर बात की, लेकिन लेज़र ट्रीटमेंट भी जो है वो बहुत अहम है। अगर आप बात करें हेयर्स के हवाले से भी बात होती है, बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ अगर बढ़ गई है तो आप लेज़र ट्रीटमेंट करवाएंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि अगर आप वन टाइम करवा लेंगे आपको दोबारा ज़रूरत नहीं है। कुछ ये कहते हैं कि जनाब ज़रूरत पड़ती है, 1 साल बाद दोबारा से वो स्टार्ट हो जाता है। ये आपने बड़ा अच्छा टॉपिक डिस्कस किया है। आजकल जैसे कि हमारे डाइट है ना, हार्मोनल इश्यूज़ बहुत लड़कियों में, जो ये टीनेज लड़कियां हैं, इनमें PCOD, PCOS जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन है ना, इसकी वजह से हिर्सुटिज़म बहुत कॉमन हो गई है। और इसका बेस्ट जो अभी तक ट्रीटमेंट है विच दैट इज़ लेज़र हेयर रिमूवल, ठीक है। उसके अलावा वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है, नहीं इतना मैनेज होता शेव करना बार बार या थ्रेडिंग, वैक्सिंग।
तो उसके लिए लेज़र हेयर रिमूवल इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट सो फॉर, ठीक है। अब उसमें भी ये लोगों का मिसकंसेप्शन है कि हम आज जाके लेज़र हेयर रिमूवल लेंगे और कल हमारे बाल ख़त्म हो जाएंगे। दिस इज़ कम्प्लीटली फेक, कम्प्लीटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन। मैं तो उन्हें पहले, सबसे पहले जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मैं उन्हें पहले ये काउंसिल करती हूँ कि ये इट इज़ नॉट एन ओवरनाइट प्रोसीजर, ये कोई भी मैजिक नहीं है, ये आपको सेशंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। हमने बालों की ग्रोथ को कम करना है, हमने बालों को डोरमेंट फेज़ में लेके जाना है। इट्स नॉट कि हम बालों को निकाल के फेंक रहे हैं, ठीक है। हमने बालों को स्लोली एंड स्टेडीली उसको डोरमेंट फेज़ में लेके जाना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम बालों की ग्रोथ कम होगी, बालों की थिकनेस कम होगी, और आफ्टर 6 to 7 सेशंस आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स, लाइक बालों की थिकनेस कम हो जाए। जो लोग 3 to 4 सेशन में कहते हैं कि क्लियर हो जाएगा, वो झूठ है, वो झूठ, क्योंकि आजकल हर कोई एस्थेटिक बना हुआ है ना कि आप हमारे पास आए, हमारे बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा मैम, स्किन के हवाले से बात करें, कुछ नेम ऐसे हैं जिनका मैं जिक्र करूंगी और आपने बताना है कि सबसे जो बेस्ट है एक्टर वो कौन सी है जिनकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी है। नंबर 1 पे महविश हयात या हानिया आमिर? पर्सनली तो मुझे हानिया आमिर की स्किन बहुत फ्रेश लगती है, बहुत यूथफुल लगती है, ग्लो करती है। नॉट रिलेटेड टू कम्प्लेक्शन तो उनका फेयर है ही, लेकिन ओवरऑल उनकी ना मुझे स्किन टेक्सचर भी पसंद है, स्किन ग्लो कर रही होती है, जो हमें एक नेचुरल, एक यूथफुल अपीयरेंस लगती है। ठीक है। किन्जा हाशमी या आयज़ा खान? आयज़ा खान, ठीक है, एज के लिहाज से उनकी अच्छी स्किन है। उन्होंने भी करवाया हुआ है, मतलब हर बंदा जो है। डेफिनेटली, आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा है। ये आप इसलिए सिलेक्ट करें क्योंकि आपको खुद पता है आप डॉक्टर हैं। अच्छा, सारा खान या आइमा बेग? सारा खान। शाइस्ता या फिर नेहा राजपूत? शाइस्ता। ठीक है। मायरा? शाइस्ता तो खुद एस्थेटिक फिजिशियन है और उनकी मैं पर्सनली भी मिली नहीं, उनकी स्किन एक्चुअल में ग्लो करती है, अब बहुत अच्छी उनकी स्किन। ज़बरदस्त। अच्छा, मायरा खान या फिर हीरा मानी? माहिरा खान। और हिबा बुखारी या फिर दुरे फिशर? दुरे फिशर, शी हैज़ अ वेरी नाइस स्किन, बहुत ग्लोई उनका कॉम्प्लेक्शन है। उनका बहुत, एक मैंने नो फिल्टर जो लुक भी देखी हुई है, तो उसकी अच्छा कॉम्प्लेक्शन। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप हमारी तमाम लड़कियों को जो इस तरह के ट्रीटमेंट करवाना चाहती हैं, कि किस तरह के डॉक्टर के पास जाना चाहिए और किस एज में ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और किस एज से बचना चाहिए? क्योंकि आजकल तो 16 साल की लड़की भी उठ के ये ट्रीटमेंट करवा रही है, और बोटॉक्स एक ऐसा ट्रीटमेंट है जहाँ वो 40 से कम की लड़कियों को करवाना भी नहीं चाहिए, वो भी लड़कियाँ करवा रही हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? ये भी बताइएगा कि किस तरह के एस्थेटिक के पास जाना चाहिए, क्योंकि आजकल तो आप देखें कि इतना कॉमन हो गया है कि हर गली में ये डॉक्टर जो है वो बना हुआ है। डेफिनेटली, मैं अपनी यूथ से, अपनी जो मेरी सारी फीमेल्स हैं उनसे यही कहूँगी कि सबसे ज़रूरी तो ये है कि आप चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट देखें, ठीक है। आपकी स्किन के लिए कौन सा ट्रीटमेंट ज़रूरी है, आपकी एज के लिहाज से कौन सा ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव रहेगा। अब ये नहीं है कि आपके बोटॉक्स आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपकी लाइंस नहीं पड़ रही, आप बोटॉक्स फजूल में ना लगवाएं। आपने बिल्कुल ठीक सादिया जैसे कहा है कि बोटॉक्स मेनली हम 30+ को ही कहते हैं कि, और आजकल जैसे बेबी बोटॉक्स चल रहा है, डाइल्यूटेड फॉर्म में बोटॉक्स लगा रहे हैं, तो नॉट एवरी ट्रीटमेंट इज़ फॉर एवरीवन, ठीक है, ठीक, इसको ज़रूर देखना चाहिए। बाकी PRP है, माइक्रो नीडलिंग है, विच इज़ वेरी सेफ ट्रीटमेंट, ठीक है। ये आप 25 के बाद कर सकते हैं, आप पोर्स के लिए, आप कोलेजन स्टिमुलेशन के लिए, रिजुविनेशन के लिए, ये ऐसे प्रोसीजर्स हैं कि आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं, दीज आर लाइक टेम्परेरी सोल्यूशंस। आपको टेम्परेरी सोल्यूशन से बेहतर है कि आप ना अपनी स्किन को जो नेचुरल वे में ग्लो करनी चाहिए, आपकी नेचुरल वे में स्किन अच्छी होनी चाहिए, जिसमें PRP, माइक्रो नीडलिंग है, हाइड्रा फेशियल्स, कार्बन पील्स, ये मैं ज़्यादा रिकमेंड करेंगे। और क्रीम से जो है वो अवॉइड करें। हाँ, फिर क्रीम को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट क्रीम्स हमारी, जैसे कि मेडिकेटेड क्रीम्स हैं जिनमें ग्लूटाथायोन, कोजिक एसिड्स, ये वाली क्रीम्स मैं डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ। और नाइट क्रीम्स भी ज़रूरी हैं, सन ब्लॉक सबसे ज़रूरी, टॉपिकल स्किन केयर में SPF इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, चाहे वो केमिकल सनस्क्रीन हो, मिनरल सनस्क्रीन हो, जो भी हो। तो स्किन केयर जो है अगर आप कर रहे हैं तो प्रॉपरली करें, वरना ना करें। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और यही मैसेज है गर्ल्स के लिए भी कि अगर आप वाकई अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहती हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और सबसे पहले उसको जाके अपना इशू जो है वो बताएं कि अगर आपको आया कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है, ना कि यूट्यूब से
या कहीं किसी से सुन के आप बोटॉक्स जाके करवा लें, फिलर करवा लें और फिर बाद में अपने फेस को लेकर बैठे हो। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।